हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बीकॉम वाले बच्चों के लिए और पढ़ाया जाएगा इसमें बिजनेस संचार। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग अपना लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। थोड़ा सी जानकारी दे दे कि बीकॉम में बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ही कम्युनिकेशन नहीं, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पढ़ाए जाते हैं कॉमर्स में। उसमें एक सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसायिक संचार या व्यवसायिक संप्रेषण भी इसको कहा जाता है। देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों वगैरह में आजकल आने वाले, मतलब लगभग नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं और कुछ यूनिवर्सिटियों में एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जिन यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम वाले बच्चों के लिए जिन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू होने वाले हैं उनके लिए हम एक मॉडल पेपर लाए हैं, और एक नहीं कई मॉडल पेपर लाए हैं। इन कई मॉडल पेपरों में 50-50 क्वेश्चनों का ये सीरीज होगा, और जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जैसे दिया गया है और बीकॉम के लिए है व्यवसायिक संचार, बिजनेस कम्युनिकेशन, एमसीक्यू मॉडल पेपर नंबर 1। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और स्टार्ट किया जाए हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1, इससे रिलेटेड जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगा आज। एक एक के बारे में एनालिसिस करके पूरा डिटेल में इसको समझाएंगे। ये भी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता के चल गया, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह होंगे जिसे हम तुरंत बता दें फिर आगे बढ़ जाए, लेकिन जो समझाने वाला होगा उसे जरूर समझाएंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे उसी हिसाब से बढ़ेगा। आपका ये पहला लेक्चर्स है इस ईयर के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है, और इसमें 50 क्वेश्चंस है। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल पेपर। ये क्या है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि इसी तरह के पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बस आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा और आइए आगे अब पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, संचार है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक ना, कम्युनिकेशन। इसकी उत्पत्ति हुई, कह रहा है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के है सॉरी लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। पूछ रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। लिखा है कॉमन शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से। बताइए किस शब्द से अंग्रेजी के लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा का जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है ये कम्युनिस्ट शब्द से बना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं। एक एक क्वेश्चन का हम बस सेट लेते चल रहे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है, संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व को उजागर किया। कहा गया है कि जो हमारा संचार है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, इसके प्रबंध की, मैनेजमेंट की सबसे पहली समस्या, मैंने मैनेजमेंट की पहली समस्या इसे बताकर किस, इसके महत्व को किसने उजागर किया, कौन कहा था पहली बार? हेनरी फ्यूल किए थे कि एल्विसन डॉट किए थे कि पीटर एब्रटर एंड जॉर्ज टेल। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सोच कर बताइए, थोड़ी देर के लिए आपको समय भी देंगे, किसने कहा था। तो एल्विन डॉड एक प्रसिद्ध क्या थे, प्रबंध शास्त्री थे। इन्होंने कहा कि प्रबंध की सबसे पहली समस्या संचार कहा गया। जहां जिस व्यवसाय में हमारा संचार होता है उस व्यवसाय फलता फूलता है, अर्थात संचार अच्छा है तो बिजनेस हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है। कम्युनिकेशन जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड के किस शब्द से बना है? कम्युनिकेयर शब्द से कि कम्युनिकेशन शब्द से कि कम्युनिको शब्द से कि कॉमन शब्द से। जो हमारा अंग्रेजी भाषा का संप्रेषण है ये किस शब्द से मिलकर बना है, सोच के बताइए आप लोग। ये आपको कॉमन शब्द से। एक चीज और मैं जानकारी दे दूं
कि जिन बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर देते जाइएगा। दूसरी चीज एक और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो भी ये जो बीकॉम के लिए खास तौर से क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, मतलब ये वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे, वह 8 बजे अपलोड होगा। कोई जरूरी नहीं है कि किस सब्जेक्ट का कब रहेगा, लेकिन जो भी हमारे लेक्चर होते हैं वो शाम के 8 बजे पब्लिश होते हैं, तो उसे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, जिनको हमसे जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी व्यवसाय का होता है। कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी व्यवसाय का होता है क्या? जीवन, रक्त, प्रभावपूर्ण, श्रवणता, अहंकार और उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है हर एक व्यवसाय का क्या होता है? जीवन, रक्त होता है, ब्लड होता है। वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, ब्लड है तो हम चल रहे हैं, ब्लड नहीं है तो हम नहीं चल पाएंगे। उसी तरह बिजनेस में जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक बिजनेस को हम चाहे ग्रोथ कर ले, बढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए व्यवसाय का इसे जीवन रक्त कहा गया। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नीचे है, श्रोता कौन होता है? श्रोता मीन्स सुनने वाला, लिस्टिंग जो पर्सन्स है वो कौन होता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। श्रोता के बारे में यहाँ दिया गया है कि श्रोता सुनने वाला होता है, देखने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, उपयुक्त सभी। बताइए श्रोता, भाई आप सोच कर बताइए कौन होता है? श्रोता आपका उपयुक्त सभी। जो व्यक्ति किसी भी संदेशों को सुनता है वो भी श्रोता है, जो व्यक्ति किसी लिखित संदेश को देखता है या वो भी है, या पढ़ता है उसे वो भी है। तीनों तरीके से श्रोता हो सकते हैं, देखकर, सुनकर, पढ़कर, किसी भी सिचुएशन में वो श्रोता हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे रहा है कि संप्रेषण है, कम्युनिकेशन क्या है भाई? एक कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण जो है आपका कला और विज्ञान दोनों है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनको भी मैंने कवर किया है, तो इसे अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण है, मतलब हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो है क्या? एक तरफा प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है, तीन तरफा प्रक्रिया है कि असतत प्रक्रिया है? बताइए हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो किस तरह की प्रक्रिया है? सोच के बताइए। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारी दो तरफा प्रक्रिया है। दो तरफा प्रक्रिया क्यों है भाई? कि सपोज करिए कि ये हमारा ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। जब तक ए पर्सन बी से कुछ बातें नहीं करेगा और बी ए से कुछ उसका रिप्लाई नहीं देगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए हमारा कम्युनिकेशन के लिए दो तरफा प्रक्रिया माना गया है। इसलिए कि केवल हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। जब तक हमारी बातों पर आप कुछ हाँ या ना या जैसे भी हो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो पूर्ण कम्युनिकेशन नहीं माना जाए। इसलिए ये दो तरफा प्रक्रिया माना गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। अब देखिए उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, संप्रेषण सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, त्रियामी है, उपरोक्त सभी। बताइए संप्रेषण हमारा क्या होता है? सोच के बताइए। संप्रेषण जो हमारा कम्युनिकेशन है सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक क्यों है? वैज्ञानिक क्यों नहीं है, त्रियामी क्यों नहीं है, उपरोक्त सभी क्यों नहीं है? सार्वभौमिक इसलिए है कि कम्युनिकेशन दुनिया का कोई भी ऐसा कोना जहां न बचा हो जहां कम्युनिकेशन न हो। कम्युनिकेशन कहाँ होगा? जहां हम होंगे, आप होंगे, वहां कम्युनिकेशन होगा। और बिना कम्युनिकेशन का कोई भी, चाहे घर हो, ऑफिस हो, परिवार हो, बिजनेस हो, यार दोस्त हो, कहीं भी जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक कहाँ कोई काम होने वाला है। इसलिए कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन कहाँ है? हर जगह व्याप्त है, चाहे किसी भी स्थान पर। सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये बार बार एग्जामों में पूछा गया है, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, संप्रेषण के 4 यस हैं, 4 यस। 4 यस किसको कहा जाता है? अब चूंकि इसका पहला ही ऑप्शन है, पहला है संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान।
कभी कभी यह अंग्रेजी में भी देता है, इसलिए संक्षिप्तता मतलब होता है शॉर्टनेस, और साधारण मतलब होता है सिंप्लिसिटी, शक्ति माने होता है स्ट्रेंथ, और निष्ठावान मतलब होता है सिंसियरिटी। कहने का मतलब है कि जहां ये 4 यस जुड़ते हैं, ऑप्शन यही सही है, तो इसे कहा जाता है संप्रेषण के 4 यस। ये याद रखे रहिएगा, ये अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान मतलब शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। ऑप्शन नंबर यही सही है। अब बाकी ऑप्शन में उसी को घुमा फिरा के इधर उधर दिया गया है, ठीक ना। एक एक वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं बता दे रहा हूँ। इसमें दिया है स्कूली, इसमें भी यस है। बोलना मैंने स्पीच, इसमें भी है। बिखराव मतलब स्पर्ड, और इसमें साधारण मतलब सिंपलिसिटी। करने का मतलब है इसमें 3 ऑप्शन गलत है। साधारण सही है, बोलना गलत है, वैज्ञानिक सामाजिक ये भी गलत है, एक सही है। अगला है साधारण, बोलना, बहुरंगी, सामाजिक, इसमें एक सही है, बाकी सब गलत है। कहने का मतलब है पहला ऑप्शन इसका सही है, जो अभी मैंने बताया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अब थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। यह एक प्रबंध की प्रक्रिया है, मतलब एक मैनेजियल प्रोसेस है। यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब यह एक कंटिन्यू प्रोसेस है। यह एक द्वितीय प्रक्रिया है, मतलब ये सेकेंडरी प्रोसेस है, और उपयुक्त सभी। अब चारों ऑप्शन में से बताइए कि कम्युनिकेशन हमारा है क्या। प्रबंधकीय प्रोसेस है कि कंटिन्यू प्रोसेस है कि द्वितीय प्रोसेस है कि सब है, सोच के बताइए। मैनेजमेंट हमारा क्या है, उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का यूज हम प्रबंधकीय प्रक्रिया मैनेजियल प्रोसेस में भी करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया, मतलब यह लगातार चलने वाली भी प्रोसेस है। यह द्विपक्षीय प्रक्रिया, मतलब दोनों पक्षों से कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद से हो सके तो इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पहला मॉडल पेपर हमारा है, और इस मॉडल पेपर के बाद दूसरा मॉडल पेपर आएगा, तीसरा आएगा, अलग अलग और भी सब्जेक्टों का आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू आपके लिए ही आएगा, सेकेंड ईयर के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर के लिए भी हो सकता है, थर्ड ईयर के लिए भी हो सकता है, कोई भी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व है, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से। व्हाट इज द मेन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन आवश्यक तत्व है। पहला है संप्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश और उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि एक यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे आपका एक बी पर्सन है। ए को कहा जाएगा संप्रेषक। संप्रेषक का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के सम्मुख अपनी बातों को रखता है या संदेश देता है, उसे संप्रेषक। प्राप्तकर्ता का मतलब है, प्राप्तकर्ता का मतलब है रिसीवर। रिसीवर का मतलब है कि जो संदेश को ग्रहण करता है, सुनता है, पढ़ता है, तो उसे संप्रेषक कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक और चीज होता है जिसका नाम है संदेश, मतलब हमारा मैसेज। तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में ये तीनों चीजों का होना जरूरी है, संप्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश। जब तक ये 3 चीजें विद्यमान नहीं रहेंगे तब तक वो हमारा कोई भी कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। आगे बढ़ते हैं, नोट भी करते जाइएगा, और ये नहीं कि केवल एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, कम से कम उसे 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करिएगा। पक्का है कि माइंड में, बस उस माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा 4 ऑप्शन मिलेंगे तो कोई ऑप्शन सही होगा जो आप पढ़े होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट टाइम में हमारा कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। लिखा है व्यापार में है, उद्योग में है, वाणिज्य में है और सभी जगहों पे। तो सही ऑप्शन सभी जगह, क्योंकि कम्युनिकेशन का यूज हम बिजनेस के सेक्टर में भी करते हैं, इंडस्ट्री के सेक्टर में भी करते हैं, और कॉमर्स के भी सेक्टर में किया जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन हर जगह पे है, हर सेक्टर में है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस सभी जगहों पे है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा, कि संदेश होते हैं, मैसेज क्या होते हैं। मैसेज अपरिपक्व होते हैं, संरचनात्मक होते हैं, सांकेतिकृत होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। बताइए कम्युनिकेशन हमारा किस तरीके का होता है।
थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, आप लोग पढ़े भी होंगे। कम्युनिकेशन अपरिपक्व नहीं होते, हमेशा परिपक्व होते हैं। अगला, संरचनात्मक होते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है संरचनात्मक हो। संकेतीकृत होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो संकेतीकृत होता है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी के सम्मुख कोई बात करता है तो कहने का मतलब है उस बात को चाहे जिस माध्यम से पहुंचाए उस संकेतकृत कहलाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। मतलब मैसेज के परिप्रेक्ष्य में, मैसेज की दृष्टि से हम देखें तो प्राप्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, माने हम जो प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है फीडबैक, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रतिपुष्टि। अब बताते हैं प्रतिपुष्टि क्या होता है। एक ए पर्सन है और एक ए बी पर्सन है, इसने इसके पास भेजा कोई संदेश, क्या भेजा, संदेश। जब ए बी के पास कोई मैसेज भेजेगा तो इसे संदेश कहा जाएगा। लेकिन संदेश का यहाँ ये मतलब नहीं होगा कि हम चिल्लाते रहें आपके सामने, अब मेरी बातों को सुने ही नहीं, तो ये पूर्ण संदेश नहीं होगा। लेकिन सपोज करिए कि मैं हूं और ये आप है, आपके पास मैंने कोई मैसेज दिया, चाहे वो आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, लेकिन जब इधर से आप कोई संदेश देते हैं उसके बदले में, यह ध्यान दीजिएगा कि यह जो संदेश होगा नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। जब प्राप्तकर्ता संदेश देने वाले को कोई उसके बदले में प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया का मतलब है कि उस मैसेज का जवाब देता है, इसी प्रतिक्रिया को कहा जाता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को अंग्रेजी में कहा जाता है फीडबैक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करें। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, माने जो कुछ नीचे दिया गया है, शारीरिक भाषा माने जो बॉडी लैंग्वेज हमारा है का वर्णन करने के लिए, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी, मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है उस शब्द की पहचान करिए। माने उस शब्द को पहचानिए कि जब हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के मतलब है कि हम अपने शरीर के हाव भाव से दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। थोड़ा एक सेकंड रुकिए। तो पूछा जा रहा है कि उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, बताइए। बॉडी लैंग्वेज में जो टेक्नोलॉजी यूज करती है क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स, काइनोसिक्स, हैटिक्स। सोच के बताइए क्या क्या कहा जाता है, क्राइनोसिक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के एक बार और समझिए, बॉडी लैंग्वेज को जब हम डिफाइन करते हैं तो जो टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्राइनेसिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर मौखिक संचार ज्यादातर होते हैं। गैर मौखिक मतलब जो मौखिक न हो, यांत्रिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, असंरचित होते हैं, संरचना होते हैं। बताइए कैसे होते हैं। ज्यादातर गैर मौखिक का मतलब होता है लिखित। कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, सोचिए, हमेशा असंरचित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नॉन ओरल। नॉन ओरल मतलब गैर मौखिक, गैर मौखिक मतलब है कि जो मौखिक नहीं है। कह रहा है इस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नहीं है मतलब कि जो मौखिक संचार नहीं है उसे, उसका एग्जाम्पल पत्र लेखन लिखित है, चेहरे का भाव, बोलने की गति, इन्हें है बोलने की गति,
मौन। बताइए इनमें से कौन गैर मौखिक संचार है? सोचिए आप लोग, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ध्यान दीजिएगा, चेहरे के भाव, बोलने की गति और मौन, ये तीनों ही हमारा बॉडी लैंग्वेज है। क्या है? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो डिफरेंट कौन सा मिला? पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब क्या है? चिट्ठी को लिखना। ये आपका क्या हो जाएगा? गैर मौखिक। गैर मौखिक मतलब होता है लिखित, बाकी कोई लिखित नहीं। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संप्रेषण का क्षेत्र है। भाई संप्रेषण का क्षेत्र स्थानीय भी है, राष्ट्रीय भी है, व्यापक भी है, और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कोई नहीं तो होगा नहीं, इन्हीं में से होगा। तो भाई ये व्यापक है। व्यापक में आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय सारी चीजें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन, दो ऑप्शन एक कट गया है, नीचे है, नहीं है, यही है। व्यावसायिक संप्रेषण की विशेषता है। बताइए व्यावसायिक संप्रेषण की क्या विशेषता है? बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं? लिखा है संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। कम्युनिकेशन में हमारे कितने व्यक्ति होते हैं? कम से कम 2 होते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। इसमें संदेश अत्यंत आवश्यक होता है। बिल्कुल, जब दो व्यक्तियों के बीच में बात होगी तो कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई संदेश तो होना जरूरी है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है संप्रेषण का कार्य है, कम्युनिकेशन का वर्क क्या है? सूचनाओं की साझेदारी, प्रतिपुष्टि, प्रभाव, उपयुक्त सभी। कम्युनिकेशन में सूचना की हम साझेदारी करते हैं, मैंने सूचनाओं को एक दूसरे से पहुंचाते हैं, फीडबैक भी प्राप्त करते हैं, मैंने उधर से रिस्पॉन्स भी मिलता है। और प्रभाव का मतलब है कि इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया जाता है कि वो उस अगले पर इफेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संचार का कार्य जटिल होने का कारण है। कम्युनिकेशन का जो वर्क है वह समझिए डिफिकल्ट होने के पीछे क्या रीजन है। ठीक है ना, पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन का वर्क जटिल होने का क्या कारण है। कम्युनिकेशन का वर्क हमारा इतना हार्ड होने, इतना डिफिकल्ट होने के पीछे मेन क्या रीजंस हैं? पहला दे रहा है संगठनों के बढ़ते आकार, बिल्कुल सही दिख रहा है। तकनीकी जटिलताएं हैं, ये भी सही दिख रहा है। श्रम संघों का विस्तार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, ये भी सही दिख रहा है। उपरोक्त सभी, तो सही ऑप्शन इसमें से आपको क्या दिख रहा है? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि जटिल होने का कारण है जितना जितना ही व्यवसाय का आकार बढ़ रहा है उतना ही कम्युनिकेशन भी जटिल होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी जितनी ही बढ़ती जा रही है तो उतनी ही टेक्नोलॉजी की जटिलता आ रही है। श्रम संघ जितने ही या सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा बढ़ रही है उतने ही कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम होती जा रही है कि किसके साथ कैसा कम्युनिकेशन किया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण में पक्षकार होते हैं। मतलब पूछ रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कितने पक्षकार होते हैं? मुझे वानी याद रखिएगा, 2 पक्षकार होते हैं। क्यों? जब तक ये बोलने वाला नहीं रहेगा और बी हमारा सुनने वाला नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन तो इन्हीं के बीच में होता है ना। ठीक है ना, अकेले से तो कोई कम्युनिकेशन करता नहीं है। जैसे मैं ही हूँ और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ। जब आप ही नहीं रहेंगे, जब मैं ही नहीं रहूंगा, तो कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक तरफ प्रक्रिया, डॉट डॉट करके दिया है, तरफ प्रक्रिया। संप्रेषण किस तरह की प्रक्रिया? एक तरफा प्रक्रिया, 2 तरफा प्रक्रिया, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। भाई उपयुक्त दोनों होगा। संप्रेषण जो हमारा है, कम्युनिकेशन जो हमारा है, 2 तरफा प्रक्रिया है। ए बी मतलब है 2 तरफा का मतलब है कि जब ये व्यक्ति इससे कह रहा है और ये केवल सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ये संप्रेषण नहीं है। 2 तरफा इसलिए कहा गया है, जब ये कह रहा है इधर वाला कुछ उसको रिप्लाई दे रहा है तो 2 तरफा हुआ। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा 2 तरफा होता है, दोनों ओर से कम्युनिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? कह रहा है कि जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका प्रिंसिपल कौन नहीं है, सिद्धांत कौन नहीं है? स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, परम सद्विश्वास का सिद्धांत। उपरोक्त में से कोई परम सद्विश्वास होगा, क्योंकि जो परम सद्विश्वास है वो बीमे का सिद्धांत है। ठीक है ना,
और जो ये दोनों जो दिया गया है वो आपका कम्युनिकेशन का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के घटक है? पूछ रहा है कि किस ग्रुप में पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हैं। कह रहा है कि आवाज, जोर और प्रभाव, सामाजिक स्थान, आवाज और प्रभाव, आवाज सामाजिक स्थान और अभिव्यक्ति, जोर सामाजिक स्थान और आवाज, ये आपका दिया है। और क्वेश्चन क्या है? ग्रुप ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ग्रुप ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के कौन कौन से इसमें फैक्टर्स है? सोचिए, ग्रुप ऑफ पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन का इसका पहला ऑप्शन सही है कि इस ग्रुप ऑफ पैरा लैंग्वेज में आवाज भी होनी चाहिए, साउंड भी होनी चाहिए, जो मतलब उस पर प्रेशर भी होना चाहिए, प्रभाव मतलब उसकी बात का इफेक्ट करे, मतलब हम आपसे कुछ कहें तो उसमें आवाज हो, जोड़ का मतलब है कि हम एक साउंड, एक माने बढ़िया साउंड में बोलें कि वो मैसेज आप तक पहुंच जाए, और इस प्रभाव का मतलब है कि मेरी बात आप तक अंदर बैठ जाए दिमाग में, माने उसका प्रभाव पड़े। तो पहला ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेसिक्स से तात्पर्य है, काइनेसिक्स क्या होता है? सोचिए, काइनेसिक्स क्या है? आवाज की गुणवत्ता है, दृश्य उपस्थिति है, सामग्री वितरण है और शारीरिक भाषा है। काइनेसिक्स का अर्थ होता है आवाज की गुणवत्ता, मतलब साउंड जितनी ही क्वालिटी में होगी उसे हम काइनेसिक्स कहा जाता है। साउंड की क्वालिटी को काइनेसिक्स कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? कह रहा है कि कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? लंबवत, क्षैतिज, आरेखीय, अशाब्दिक। सोचिए, बताइए कौन सा नहीं होता है? शाब्दिक, अशाब्दिक, मतलब नॉन वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो विभाजन प्रवाह के अंतर्गत वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है, बाकी ये तीनों शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा ये लेक्चर्स है या एमसीक्यू है टोटली हिंदी में है, केवल हिंदी वाले बच्चों के लिए, अंग्रेजी वालों के लिए ये समय मिलता है तो बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हिंदी, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी लेक्चर्स हैं ये केवल ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, ताकि बहुत सारे दूर दराज के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ जानकारियाँ या कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण में नहीं है? कौन सा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कौन सा मीडियम, माने कौन सा माध्यम ओरल कम्युनिकेशन में नहीं है, मौखिक संप्रेषण में नहीं है? ध्यान दीजिए, रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। देखिए ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि रेडियो पर सुनते हैं, कोई कहता है हम सुनते हैं, टीवी भी वही काम है, साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं, आमने सामने बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्नावली ये लिखित होती है, बाकी सब ओरल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा टी सही। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि जो नीचे 4 नाम दिया गया है वो अपने कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए क्या है? फेमस है। कौन सा कंट्री है? मुंबई है, जापान है, अमेरिका है, जापान है, चीन है। अब मुंबई मीन्स यहाँ पे भारत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए कौन सा कंट्री फेमस है? एकदम कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संप्रेषण सिद्धांत प्रचलित है। जो हमारा वैदिक कम्युनिकेशन है ये किस देश में प्रचलित है? तो भाई भारत में। वेद ग्रंथ कहाँ है? भारत में है, दूसरे देश में थोड़े। तो भारत में ही प्रसिद्ध है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नाम से ही पता चल जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंगूर लता संचार कहते हैं। अंगूर लता का मतलब होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिस तरह अंगूर के लते होते हैं,
कब कौन किधर बह जाए। उसी तरह कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं कि मेरे थ्रू आपके पास निकले, मेरे थ्रू मैंने आप तक पहुंचे, या आपने किसी से कहा, वो ऐसा मैसेज होता है कि तुरंत वायरल हो जाता है। तो ऐसे मैसेज को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। लिखिए, और ये भी चीज है कि कम्युनिकेशन वैसे ऑफिशियली दृष्टि से देखा जाए तो दो तरीके से होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल माने औपचारिक, इनफॉर्मल माने अनौपचारिक। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी वायरल नहीं होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होते हैं बड़ी तेजी से वायरल होते हैं। तो यहाँ लिखा है औपचारिक वाहिका द्वारा संचार को, अनौपचारिक वाहिका द्वारा संचार को, यही सही है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों ये है, ये नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? अनौपचारिक वाहिका मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। प्रतिष्ठात्मक, ठीक ना, भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, व्यक्तिगत अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिष्ठात्मक संबंध होते हैं, जो मतलब काफी स्टेटस वाले हमारे जो रिलेशंस होते हैं, जो किसी व्यक्ति की सम्मान मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है ये कौन से अवरोध है उसमें है, संबंधित है उससे। सोचिए, ऑप्शन दिया गया है चारों, बताइए उसमें से पढ़ के कौन सा है। प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है भौतिक अवरोध से, फिजिकल बैरियर से, बाकी तो प्रतिष्ठात्मक से रिलेटेड है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य, ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य भाषा नहीं है। पूछ रहा है कि पाश्चात्य भाषा नहीं है। अब बताइए कौन पाश्चात्य भाषा नहीं है। स्वर का उतार चढ़ाव, बोलने की गति, अल्प विराम, समय भाषा। ध्यान दीजिएगा, इस समय भाषा एक ऐसा है जो पाश्चात्य भाषा नहीं है, नहीं तो ये बाकी तीनों पाश्चात्य भाषा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे लाल रंग प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे लाल का मतलब वो नहीं कि रेड सिग्नल लगा है तो रुक जाइए। यहाँ कम्युनिकेशन में रंगों का कुछ अलग वर्णन किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि लाल रंग इंडिकेट करता है खतरे का, ये तो बात सही है, इस सामान्य जीवन में ऐसा होता है, लेकिन कम्युनिकेशन में रेड जो कलर है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तेजना का। रेड जो हमारा कम्युनिकेशन में जो रेड कलर है, ये किसी चीज, किसी व्यक्ति को एक्साइट करने, उत्तेजना करने, तुरंत उस पर प्रभावित करने, तुरंत उस पर रिप्लाई देने के लिए ये प्रभावित करता है। अगला, इसका आंसर नीचे है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण में नहीं? कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं। अब देखते हैं कौन कौन सा मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मौखिक संप्रेषण, रेडियो प्रसारण मौखिक संप्रेषण, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो होता है मौखिक संप्रेषण, साक्षात्कार मौखिक संप्रेषण, ये नहीं है। मौखिक संप्रेषण का माध्यम प्रश्नावली नहीं है, क्योंकि ये लिखित संप्रेषण है, ठीक ना, रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लिखित संप्रेषण नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें टेलीफैक्स है, चार्ट है, ईमेल है, घोषणाएं है। अब बताइए इसमें कौन सा रिटन कम्युनिकेशन नहीं है? सोच के बताइए। टेलीफैक्स, फैक्स किया जाता है तो लिख ही नहीं किया जाता है। चार्ट कोई बनाया जाता है तो लिख ही के बनाया जाता है। मेल किया जाता है तो लिख ही के किया जाता है। जो कोई डिक्लेरेशन है, घोषणा है, जैसे मैंने कहा कल से क्लास 8 बजे से चलेगी, मतलब जब भी हमारा क्लास चलेगा 8 बजे से चलेगा, एक मैंने क्या है, इसे कहा जाता है अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन या घोषणा। तो ये हमारा ओरल होता है। अगला क्वेश्चन, संदेश होते हैं परिपक्व, संरचनात्मक, संकेतीकृत, प्रतिपुष्टि। बताइए कैसे होते हैं? सोचिए। संदेशीकृत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन पीछे आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं। माने संदेश के परिप्रेक्ष्य में दृष्टि से देखा जाएगा, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाएगा? ये भी क्वेश्चन पीछे बताया है, फीडबैक कहा जाता है। हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी पुनः याद हो जाएगा। जीवन वृत्त नाम सुने होंगे, जिसको साधारण भाषा में जनरली लोग कहते हैं रिज्यूम, बायोडाटा। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, उसका नाम है सीवी, करिकुलर। तो जीवन वृत्ति, जिसको अंग्रेजी में हम रिज्यूम कहते हैं,
एक आवेदन पत्र होता है। किस तरह का आवेदन पत्र होता है? जॉब पैकेज, पूछताछ, शिकायत, प्रतिपुष्टि। सोचिए क्या होता है। जो रिज्यूम होता है क्या होता है? नाम तो सभी लोग सुने हैं, काम नहीं सुने हैं। जो रिज्यूम होता है वो पूछताछ से रिलेटेड होता है। पूछताछ से रिलेटेड का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे कुछ मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है तो वह चीजों को मैं ऐसे न बताकर कागज पर लिख कर दे दूं कि मेरा जन्म यहाँ, मेरा घर यहाँ, माता पिता का नाम ये, मेरी शिक्षा दीक्षा ये, मेरे अनुभव ये, मैंने यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, ये हॉबी है, वो हॉबी है, और अगले को पकड़ा देगा लिखित रूप में। वो अगला बिना अगले से कुछ पूछे उसके बारे में जान जाएगा। इसी को कहा जाए रिज्यूम। मतलब यह जो होता है एक पूछताछ का जरिया होता है। इसमें आदमी बिना पूछे हुए उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। ये कम्युनिकेशन की शब्द दृष्टि से है। अपूर्ण अनुवाद संबंधित है, मतलब त्रुटिपूर्ण अनुवाद। अपूर्ण का मतलब त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण अनुवाद का मतलब है कि कोई भी चीजों को हम ट्रांसलेट करते हैं या कहते हैं या लिखते हैं वो त्रुटिपूर्ण होता है, मतलब मिसिंग होता है कुछ। तो वो कौन सा अवरोध है? शब्दार्थ अवरोध है कि भौतिक अवरोध है? बताइए। दो ऑप्शन और भी है। जो त्रुटिपूर्ण जो अनुवाद होता है वो भौतिक अवरोध होता है। और भी दो ऑप्शन है नीचे, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 है। भावनात्मक अवरोध इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर की, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज का फॉर्मेट कौन सा है? बताइए। भाषा प्रतिरूप, संकेत भाषा, समीप्य भाषा और चुप्पी। इसमें से कौन ऐसा चीज है जो बॉडी लैंग्वेज का एक फॉर्मेट है? सोचिए। प्रारूप का मतलब ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज का समीप्य शारीरिक भाषा का दूसरा नाम है। दूसरा नाम है क्या है? समीप्य भाषा। ऑप्शन नंबर सी। बुक में देखिएगा, जब पढ़िएगा तो लिखा होगा शारीरिक भाषा या समीप्य भाषा। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसमें क्या आते हैं? चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, ये सभी। बताइए क्या आते हैं शब्दों में? जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा, मतलब आगे है, तो चिन्ह हो जाएगा। संकेत, हमने कोई संकेत दिया, जैसे ऐसे मना दिया, मतलब देखे होंगे रोड पर ये डिवाइडर होता है ना। ऐसे मान लीजिए कि कोई बच्चा दौड़ते हुए है, आगे कोई पेट्रोल पंप है या ऐसे क्रॉस बना हुआ, इसे कहा जाता है संकेत, मतलब आगे ऐसा स्थिति है। सूचित चिन्ह का मतलब रहता है कि इंडिकेट किया जाता है, कोई चिन्ह मार्क किया जाता है। इसके मतलब ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? बॉडी लैंग्वेज का पूछ रहा है, रूप नहीं है। कौन बॉडी लैंग्वेज नहीं? चेहरे की अभिव्यक्ति बॉडी लैंग्वेज है। भाव भंगिमा बॉडी लैंग्वेज है। ये भी है, ये भी है। दिखावट, कपड़े उपड़े पहन के या कुछ ऐसे चीजें प्रदर्शनी करे तो वो भी बॉडी लैंग्वेज। लिखित, यदि रिटन में कुछ लिखा जा रहा है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है? रिटन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, व्यवसायिक संप्रेषण में बाह्य और आंतरिक पक्षों में किसके मध्य संदेशों का आदान प्रदान रहता है? ध्यान दीजिएगा। व्यवसायिक संप्रेषण में मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल जो साइड होते हैं उनके मध्य जो मैसेज ट्रांसफर किए जाते हैं, आदान प्रदान होते हैं, तो होता रहता है। किसके भी? सरकारों के, ग्राहक के, सरकार के, कर्मचारियों के, सबके। तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन में मैसेज का आदान प्रदान किया जाता है वो चाहे कोई भी आदमी हो, किसी के भी मध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संप्रेषण में क्या निर्बाध रूप से सतत प्रक्रिया में चलता रहता है? कम्युनिकेशन में निर्बाध रूप से मतलब क्या कंटिन्यू चलता रहता है? क्रियान्वयन, ऊंचा मनोबल, और देखते हैं क्या क्या है, चेतावनी और उपयुक्त सभी। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए।
उपयुक्त सभी। अब सोच रहे होंगे उपयुक्त सभी का है तो सब ये होगा, सही है, अधिकांश तो ये होता है, लेकिन कभी कभी गलत भी होता है, कोई जरूरी नहीं। समय परिस्थितियों पर निर्भर व्यक्ति का दृष्टिकोण सृजन क्या होता है? कह रहा है समय या परिस्थिति, जो सिचुएशंस होती है उस पर जो आदमी डिपेंड होता है उसका दृष्टिकोण का सृजन क्या होता है, उसे कहते हैं रुझान, भावना, मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी। सोचिए क्या होता है 46 उपयुक्त सभी, क्योंकि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण रुझान भी हो सकता है, भावना भी हो सकता है, मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि किसको संयुक्त रूप से प्रयास में लाकर ई कॉमर्स ने व्यापार को एक नई दिशा की गति प्रदान की? प्रयोग है भाई, प्रयोग, ये सही है। किसको संयुक्त रूप में प्रयोग में लाकर ई कॉमर्स ने व्यापार को एक नई दिशा प्रगति मिली? लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिकता, इंटरनेट की सार्वभौमिकता को, इंटरनेट के एक्स्ट्रानेट्स को, उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन को आज ई कॉमर्स से जोड़ने के पीछे क्या रीजन है? उपयुक्त सभी। कैसे? सूचना प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिकता मतलब हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी हो गया, व्याप्त है। इंटरनेट की हर जगह अवेलेबल है इंटरनेट। इंटरनेट का इंट्रानेट को मतलब इंटरनेट से भी ज़्यादा जो नेट प्रोवाइड करता है वो। तो कहने का मतलब है कि तीनों ऑप्शन हमारे सही है, क्योंकि कम्युनिकेशन को बड़े रूप में लाने का काम हमारा ई कॉमर्स ही करता है। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स में ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक का कैसा रूप है? जैसे ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसमें पूछ रहा है कि ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक का कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है, विस्तृत रूप है, लघु रूप है, कि कोई नहीं है? सोच के बताइए, बहुत ही सिंपल। ये आपका ई संक्षिप्त रूप में है, क्योंकि मान लीजिए कि ये है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है ई माने इलेक्ट्रॉनिक, सी माने कॉमर्स। ई जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स को हम किसकी प्रणाली कर सकते हैं? जो हमारा ई कॉमर्स है इसको कौन सा सिस्टम कर सकते हैं? देशी व्यापार की, राष्ट्रीय व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की? उसमें से कोई नहीं। ये भाई ई कॉमर्स हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है, ठीक ना? ई कॉमर्स से हम कहीं से भी कारोबार कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की बड़ी संख्या में कंप्यूटरों के संजाल को क्या कहा जाता है? पहला ही ऑप्शन सही है कि पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटरों को एक लिंक के थ्रू, एक मतलब नेट के थ्रू, एक मतलब कैसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन वो ऑप्शन अगले पेज पर कट गए हैं। कंप्यूटर, फैक्स, पेजर, ये सब नहीं होता है। क्या होता है? इंटरनेट होता है। इस तरह आप लोग का कुल मिलाकर बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये आपका था कि मॉडल पेपर 1, ठीक है ना? ये कौन सा था? मॉडल पेपर 1। अब दूसरा मॉडल पेपर हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन बाद में मिले, बीच में हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट का आ जाए। इस तरह आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं तैयार करता रहूँगा, केवल आपको पढ़ना रहेगा और पढ़कर अच्छे नंबर पाइए। मेहनत करिए, लेकिन वीडियो को ध्यान दीजिएगा कि बार बार सुनिएगा। जो डिफ़िकल्ट लगे उसे नोट कर लीजिएगा, पूरा नोट करना चाहे पूरा नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।